रोमन प्रांत इलिरिकम में बोसुत नदी के पास दलदली इलाकों में शाम का समय है। ढलते वसंत के सूरज की रोशनी में रोमन सैनिक जल्दी से अपना शिविर लगा रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं और फांसी के गट्ठों से प्राचीरों को मजबूत कर रहे हैं। कुछ थके हुए सैनिक थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं, अपनी सांस लेने के लिए फावड़ों पर झुकते हैं। अचानक एक तेज सीन की आवाज हवा में गूंजती है और दोनों सैनिक ये देखने के लिए मिट्टी के ढेर पर चढ़ जाते हैं कि क्या हो रहा है। मैदान के दूसरी ओर सैकड़ों इलीरियन योद्धाओं की एक टुकड़ी पेड़ों की कतार से निकलकर हमले की तैयारी में जुट जाती है। सैनिकों ने अपने औजार गिरा दिए और अपने हथियार लेने के लिए शिविर के अंदर भागे। महान इलीरियन विद्रोह की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक शुरू होने वाली है। ये ईस्वी सन 6 का दिसंबर महीना है। महान इलीरियन विद्रोह का पहला वर्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रोमन साम्राज्य के लिए ये एक कठिन समय था, जिसमें कई छोटी छोटी हार और कुछ मामूली जीतें शामिल थी जो भारी कीमत पर मिली और विद्रोह को रोकने में कुछ खास कारगर साबित नहीं हुई। इलीरियन सेनाओं ने रोमन क्षेत्र में धावा बोल दिया था, अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और शाही सेनाओं पर हर छोटी मोटी जीत के साथ असंतुष्ट जनजातियों को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला था, ऐसा लग रहा था कि इलिरिकम प्रांत रोमनों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इस समय तक विद्रोहियों को रोमन सेनाओं या सहायक टुकड़ियों पर सीधे हमला करने का खतरा अच्छी तरह समझ आ गया था और उन्होंने अपनी बेहतर गतिशीलता और भूभाग के ज्ञान का उपयोग करके रोमन टुकड़ियों को घात लगाकर और छोटे पैमाने पर हमले करके परेशान करना सीख लिया था। युद्ध की ये शैली भारी कवच वाले सैनिकों के खिलाफ काफी प्रभावी साबित हुई, जिन्हें हराना कभी आसान नहीं था। जैसे ही मौसम खराब हुआ, इलीरियन सेनाएं ऊंचे इलाकों में स्थित अपने शीतकालीन आश्रयों में पीछे हट गईं, जिससे उनके दुश्मन को कुछ राहत मिली। लेकिन तब भी वे अक्सर असुरक्षित बस्तियों पर छापे मारते रहे और मैसेडोनिया प्रांत तक पहुंच गए। स्पष्ट रूप से रोमनों के लिए स्थिति गंभीर थी। फिर भी ईस्वी सन 7 के पहले महीनों में आशा की एक किरण दिखाई दी। कुशल सेनापति और सम्राट ऑगस्टस के नामित उत्तराधिकारी टिबेरियस अंततः 5 टुकड़ियों की एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए इलिरिकम में प्रवेश कर गए। ये उल्लेखनीय है कि टिबेरियस ने लंबे समय तक जर्मन सीमा से अपनी सेना को हटाने में संकोच किया, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे बिना किसी अचानक हमले के डर के अपनी पूरी सेना को सुरक्षित रूप से दक्षिण की ओर मोड़कर इलीरियन विद्रोहियों से निपट सके। वास्तव में 7 ईस्वी सन की शुरुआत तक विद्रोही प्रांत में अशांति इतनी गंभीर हो गई थी कि इसने सीधे इटली को खतरे में डाल दिया था और इसलिए शाही उत्तराधिकारी से किसी भी कीमत पर तत्काल ध्यान देने की मांग की गई थी। हालांकि टिबेरियस इलिरिकम में कार्रवाई करने वाले एकमात्र सेनापति नहीं थे। नए अभियान सत्र की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में मोएसिया के कॉन्सुलर लेगेट ऑलस कैकिना सेवेरस की वापसी हुई। 1 साल पहले जब विद्रोह भड़का था, तब वे मैदान में उतरने वाले पहले रोमन सेनापति थे। कैसिना की सेना ने दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और कुछ मामूली जीत हासिल की, लेकिन उनके प्रयासों का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला, क्योंकि उन्हें बर्बर हमलों से अपने गृह प्रांत की रक्षा के लिए पीछे हटना पड़ा और अंततः विद्रोह बेरोक-टोक फैलता रहा। इस बार कैसिना ने 3 सेनाओं का नेतृत्व किया, जिन्हें एशिया प्रांत से ली गई 2 और सेनाओं और थ्रेसियन घुड़सवार सेना की एक इकाई से सुदृढ़ किया गया था। सहायक सैनिकों सहित उनकी सेना की कुल संख्या निश्चित रूप से 30,000 से अधिक थी। कैसिना की सेना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम की ओर कूच करना था, ताकि टिबेरियस के नेतृत्व वाली एक अन्य विशाल सेना से मिल सके, जो उस समय तक रोमन गढ़ सीसिया की सुरक्षा में पहुंच चुकी थी। कैसिना के मार्ग का पहला भाग काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और उनकी सेना बिना किसी नुकसान के सिरमियम पहुंच गई। हालांकि यात्रा का अगला चरण कम आरामदायक और संभवतः अधिक खतरनाक साबित हुआ। ये मार्ग सावा नदी के उत्तरी तट पर स्थित दुर्गम निचले इलाकों से होकर गुजरता था, जहां ठोस जमीन बहुत कम थी और दलदल बहुतायत में थे। सिरमियम शहर से निकलने के बाद कैसिना पश्चिम की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि वो जल्द से जल्द टिबेरियस की सेना से मिल जाएगा। सेना का दस्ता
बोसुत नदी के किनारे मजबूत शिविर बनाने में कड़ी मेहनत की। जहां कहीं भी सेनाएं आगे बढ़ती, अंधेरा होने से पहले एक मजबूत किलेबंदी वाला शिविर बना लिया जाता था। ये शिविर आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार आकार में बनाए जाते थे। सैनिक लगभग 1.5 मीटर गहरी वी आकार की खाई खोदते थे और खाई से निकली मिट्टी को अंदर की ओर भरकर एक ठोस मिट्टी का टीला बनाते थे। फिर इसे लकड़ी से मजबूत किया जाता था, जिसमें नुकीले लकड़ी के खंभों की एक घनी पंक्ति भी शामिल थी, जिन्हें सैनिक इसी उद्देश्य से अपने साथ लाते थे। लेकिन जब सैनिक अभी भी किलेबंदी बनाने में व्यस्त थे, तब ऑलस कैसिना को यह महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। टोही दलों से आ रही खबरें कम और अक्सर विरोधाभासी थीं। जब उनकी नजर दूर पेड़ों की कतार की ओर पड़ी, तो उन्होंने झाड़ियों के पीछे कुछ लोगों को हिलते डुलते देखा। कुछ ही देर में विद्रोहियों का एक बड़ा समूह दलदली जंगल से निकलकर खुले मैदान में आ गया। शिविर पर हमला करने के लिए बर्बरों के आगे बढ़ने पर बाहर तैनात पहरेदार घबराकर पीछे भाग गए। थ्रेसियन घुड़सवार सेना अचानक हुए हमले से अचंभित रह गई और संक्षिप्त झड़प के बाद ही भागने पर मजबूर हो गई। सहायक टुकड़ियों का भी यही हाल हुआ, जिन्हें इलिरियन विद्रोहियों ने तुरंत हरा दिया। रोमनों में दहशत तेजी से फैल गई, क्योंकि वे अभी भी अधूरे शिविर की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। रोमन भारी पैदल सेना किसी तरह एकजुट होकर रक्षा पंक्ति बना पाई, लेकिन इलिरियन हमले की गति और शक्ति ने रोमन सैनिकों को पछाड़ दिया और धीरे धीरे उन्हें पीछे हटना पड़ा, जिससे शिविर की सीमा खाली हो गई। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी रोमन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। दर्जनों सैनिक मारे गए, जिनमें कई सैन्य ट्रिब्यून और एक शिविर प्रमुख शामिल थे। प्राचीरों के पीछे धकेल दिए जाने के बावजूद रोमनों ने अपनी स्थिति का डटकर बचाव किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब पीछे हटना संभव नहीं है। संघर्ष क्रूर और अडिग रहा। जंगल से और भी स्थानीय योद्धा शिविर पर हमला करने के लिए आते रहे, लेकिन कैसिना की अस्थायी चौकियां नहीं टूटी। हालांकि अचानक हुए हमले और पूरी तरह से अप्रस्तुत होने के बावजूद उनके सैनिक लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई का सामना करने में सक्षम थे और विद्रोहियों के शुरुआती जोरदार हमले के बाद युद्ध के मैदान में स्थिति बराबर होने लगी। इस लंबे और भीषण संघर्ष के दौरान इलिरियन विद्रोहियों को डर था कि कहीं क्षेत्र में कोई और बड़ी रोमन सेना सक्रिय ना हो, जो बिना किसी चेतावनी के हमला करने के लिए तैयार हो। सच्चाई ये थी कि टिबेरियस की सेनाएं 200 किलोमीटर दूर थीं और ऑलस कैकिना की संकटग्रस्त रोमन सेनाओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं थी। लड़ाई देर शाम तक चलती रही और अंततः एक खूनी गतिरोध में तब्दील हो गई। बढ़ते संदेह और थकान से ग्रस्त इलिरियन सैनिक रोमन मोर्चे पर अधिक देर तक दबाव नहीं बना सके। जैसे ही शाही सैनिकों ने उन्हें रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया, उनकी संरचना के कुछ हिस्से बिखरने लगे। थके हारे और दबाव सहन करने में असमर्थ इलिरियन विद्रोही एक एक करके दलदलों की ओर भागने लगे। इसके बाद का दृश्य भयावह था। शिविर की परिधि और उसकी दीवारों पर असंख्य शव बिखरे पड़े थे। सूत्रों के अनुसार प्रथम श्रेणी के प्रीफेक्ट, सेंटूरियन और अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों आम सैनिक भी मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक कड़वी और खर्चीली जीत थी। फिर भी सौभाग्य से रोमनों के लिए पांचों में से कोई भी लीजन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, जिससे वे एक और बड़ी आपदा से बच गए। रास्ते में कोई और लड़ाई न होने के कारण ऑलस कैकिना ने अपना मार्च जारी रखा और अंततः सीसिया में टिबेरियस से मिल गया। इलिरिकम में अब एक शक्तिशाली रोमन सेना एकत्रित हो चुकी थी, जो अंततः उस विद्रोह का सामना करने की स्थिति में थी जो लगभग 2 वर्षों से चल रहा था और रोमन साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचा रहा था।